हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस क्लास में अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो ये क्लास 10th ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है साइंस यानी विज्ञान का। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद इसी क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बताने वाले हैं। विषय कोड साइंस का 112 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। तो राइट आंसर 2 नंबर का यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो राइट आंसर 3 नंबर का सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी दृष्ट धारा एसी और डीसी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग ने। राइट आंसर ये हो जाएगा 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा से। राइट आंसर सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत तार समानांतर होते हैं। तो राइट आंसर 9 नंबर का ही हो जाएगा, काले रंग का। 10 है यहाँ पर कि दिक् परिवर्तित युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर 10 का ही हो जाएगा, दृष्ट धारा। यहाँ पर राइट आंसर ही होगा, डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असंतृप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इथिन हो जाएगा, बी होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए तो एल्कीन का सामान्य सूत्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CnH2n, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर, CnH2n। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 पूछा गया है यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। तो राइट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विबंधन। 16 इथाइन का IUPAC नाम है। तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथीन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील समूह है। तो राइट आंसर 17 का डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो राइट आंसर 18 नंबर का डी हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में अविलय है? तो राइट आंसर 20 नंबर का बी हो जाएगा, ग्लूकोज। 21 नंबर है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो राइट आंसर 21 का डी हो जाएगा, 4। क्वेश्चन है कि जीवाणु कहलाते हैं। तो राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर,
बाघ उपभोक्ता है तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय पोषी स्तर का 24 है ओजोन परत है तो राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा हानिकारक। 25 है निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनविकरणीय पदार्थ है तो राइट आंसर 25 नंबर का ही हो जाएगा कागज। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो राइट आंसर 27 का ही हो जाएगा CFC। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा कॉक। 29 है CFC का व्यापक उपयोग होता है तो राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 30 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है तो राइट आंसर 30 नंबर का बी हो जाएगा समुद्र। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं 30, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता देते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, 2 अंक मिलेगा एक प्रश्न का, यानी 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों को लिखे। उसके बाद है 3 नंबर दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखे, यानी DC और AC में अंतर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किसी परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम उपयोग किया जाता है। उसके बाद 5 है कि कार्बन एंड उनके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। 7 है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। 8 है पर्यावरण क्या है। 9 है ग्रीन हाउस क्या है। और 10 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्रेरित किया जा सकती है। 12 है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। उसके बाद 13 है इस प्रकार से क्वेश्चन। 14 है कि अवशिष्ट पदार्थों के चक्रण देकर उदाहरण देकर समझाए। 15 है ओजोन का निर्माण एंड आवरण किस प्रकार होता है। तो ये 15 तक क्वेश्चन है, इनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 15 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन दिखा दिए हैं, अगर आपको इसका आंसर याद होगा तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा। चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं, लेकिन अपने आप से आंसर लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। तो ये देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो कि पूछा गया था। यहाँ पर AC और DC में अंतर लिखे, यानी दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखे। तो दृष्ट धारा में पहला नंबर में लिखना है वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, दृष्ट धारा कहलाती हैं। और पहला नंबर में लिखना है प्रतिवर्ती धारा में कि ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं, प्रतिवर्ती धारा कहलाती हैं। दूसरा नंबर दृष्ट धारा है, इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। तीसरा है दृष्ट धारा, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है, 4 नंबर का आंसर लिखना है ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो माध्यम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और ये फिगर भी बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो 5 नंबर का आंसर लिखना है। जब कार्बन और उनके यौगिक को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। एक बार जला दिया जाने के बाद ये निरंतर जलते रहते हैं, इन्हें अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि समजातीय श्रेणी क्या है, तो इसका आंसर लिखना है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र देखिए यहाँ पर, ये एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य मेथेन CH4 और इथेन C2H6 प्रोपेन C3H8 प्रोपेन C4 और H10N पेंटेन यहाँ पर C15H12। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक लिखना है और ये फार्मूला आपको सभी याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये मेथेन का सूत्र है CH4, इथेन का सूत्र है, प्रोपेन का सूत्र है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर ये एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र देख सकते हो CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है यहाँ पर, किसी क्षेत्र के सभी जैविक कारक तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देख सकते हो, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पारितंत्र भी पूछा जाएगा तभी इसका आंसर यही होगा, और पारिस्थितिक तंत्र भी पूछा जाएगा तभी इसका आंसर यही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। देख सकते हो, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो 5 प्रश्न का आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। देख सकते हो यहाँ पर 10 नंबर 1 हो गया, 7 2 हो गया, उसके बाद 5 3 हो गया, और उसके बाद ये 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये 5 हो गया। 5 प्रश्न का ही आंसर देना है, तो 5 प्रश्न का हम आंसर बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, तो 11 नंबर का उत्तर लिखना है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को बदलना होता है या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराना होता है। इसका कुछ पॉइंट भी लिखा गया है, ये सभी लिख देना है इस तरह से, 1 नंबर देकर, उसके बाद ये 2 नंबर देकर, इस प्रकार से लिख देना है। किसी कुंडली को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसके बाद लिखना है कि कुंडली के पास रखी दूसरी धारावाही कुंडली को गतिमान करने पर भी पहली कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसके बाद है कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न करने पर भी विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसके बाद लिखना है कि कुंडली के पास रखे चालक में धारा का मान बदलने पर भी विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो ये पॉइंट है, आप लोग को इस तरह से 1 2 3 देकर लिख देना है, तभी 5 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखना है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। कुंडली में प्रेरित धारा इन बातों पर निर्भर करती है: कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो यहाँ तक ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना है कि हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आणविक हाइड्रोजन H2 और किसी अन्य यौगिक या तत्व के बीच प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बनिक यौगिक में जोड़ा जाता है, जिससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं और एकल बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में आमतौर पर निकल, पैलेडियम या प्लेटिनियम जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि हाइड्रोजनीकरण की कुछ खास बातें भी लिख देना है, इस तरह से पॉइंट देकर 1 2 और ये 3 इस तरह से लिख देना है कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जा सकता है। उसके बाद है कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में ट्रांस वसा भी बन सकती है। ट्रांस वसा असंतृप्त वसा एक प्रकार है जिसमें स्वास्थ्य को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है: पानी की कठोरता की जांच करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे नरम और कठोर दोनों तरह के पानी में आसानी से
झाग बनाते हैं। हालांकि साबुन का उपयोग करके पानी की कठोरता का पता लगाया जा सकता है, जबकि साबुन कठोर पानी में आसानी से झाग नहीं बनाते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं, देख सकते हो 13 और 12 और यहाँ पर ये 11, 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं और 5 प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर बता दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इतना ही प्रश्न पूछा गया है, हम सभी का आंसर बता दिए हैं। आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, समजातीय श्रेणी क्या है, देख सकते हो कई बार ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 में पूछा गया है, 2015 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल बोर्ड परीक्षा में। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ये मंथली एग्जाम का, इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर देते हैं यहाँ पर 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट